देखिएगा अब हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, और दूसरा नाम है इसका कंटूर इंटीग्रेशन। इसमें हम इंटीग्रेशन ही करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में क्या है, सबसे पहली एक्सरसाइज में तो आपको कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू निकालना सिखाया जाएगा। जब आपको कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू निकालना आ जाएगा तो उसके बाद कंटूर इंटीग्रेशन शुरू होगा। आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी, और जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू के लिए आप रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे और उस रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से आप रेजिड्यू निकाला करेंगे और उसका फार्मूला यूज़ करके आपका कंटूर इंटीग्रेशन जो है प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से 101% जो है मिल जाता है। पूरी बुक का ये सबसे अच्छा चैप्टर समझिएगा सबसे। और फिर एक एनालिटिक फंक्शन वाला चैप्टर, ये दो चैप्टर हमारे बहुत आसान होते हैं और इनसे हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मिलने की उम्मीद रहती है। अब देखिएगा रेजिड्यू का जिक्र पिछले वाले चैप्टर में भी हो चुका है, जीरोज एंड सिंगुलरिटी में। अब दोबारा हम बता देते हैं। ये है 7 पॉइंट का रेजिड्यू एट पोल। सबसे पहले रेजिड्यू की डेफिनेशन आ रही है, तो जो रेजिड्यू निकलेगी वो पोल पर निकलेगी, है ना। और किसी तरह की सिंगुलरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। जो सिंगुलरिटी की टाइप होनी चाहिए वो सिर्फ जो है वो पोल ही होनी चाहिए। तो पोल पर जो है हम रेजिड्यू निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पता ही है कि पोल कब होता है, जब आपका लॉरेंट एक्सपेंशन खुल जाता है और उसमें फाइनाइट टर्म होती है, तब हमारा जो पोल होता है और जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारा जो है पोल का ऑर्डर होता है। अब हम लॉरेंट एक्सपेंशन ही खोलने जा रहे हैं। लेट एफजेड बी ए फंक्शन एनालिटिक within a circle within a circle gamma of radius small r and center at z is equal to a comma except at the center z is equal to a is pole of order n। अब हमने एक फंक्शन लिया है, वो फंक्शन जो है एफ जेड है, वो एक एनालिटिक फंक्शन है एक सर्किल गामा के अंदर, और वो सर्किल गामा जो है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर डाली है और जो सेंटर डाला है वो जेड इज इक्वल टू ए डाला है। और उसके साथ हमने शर्त लगा दी है कि जो ए जेड इज इक्वल टू ए पर जो है वो सब जगह आपके सर्किल के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन सेंटर जेड इज इक्वल टू ए पर आकर के वो पोल रखता है और उस पोल का ऑर्डर जो है वो एम ऑर्डर हमने माना है। अब हम लॉरेंट सीरीज खोलने जा रहे हैं। तो लॉरेंट सीरीज के लिए हमें थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, दो सर्किल जिनके बीच में हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए। अब हम यहाँ पर जो है 0 लेस देन मोड जेड माइनस ए लेस देन गामा का एक रीजन लेते हैं जिसमें हमारा फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा और हमें अधिकार मिल जाएगा कि हम जो है उसमें लॉरेंट एक्सपेंशन खोल सकते हैं। देन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एनुलस 0 लेस देन मोड जेड माइनस ए लेस देन आर so by Lorentz series fz is equal to summation n is equal to 0 to infinite an z minus a to the power n। और एक्सपेंशन खोलते समय ध्यान रखिएगा, कि आपने पोल लिया है, और उसका ऑर्डर जो है वो m लिया है। तो b1 अपॉन जेड माइनस ए, b2 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट बी एम अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एम। अब हमने लॉरेंट सीरीज खोल दी है। वे हम bn का फार्मूला लिख देते हैं,
बी एन इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, सर्किल का नाम रख देते हैं गामा, 1/2 गामा, और फार्मूले में है एम जेड डी जेड अपॉन जेड की पावर माइनस एन प्लस 1। ये हमारी बी एन की वैल्यू आ चुकी है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है और इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। लास्ट वाले चैप्टर में भी रेजिडी के बारे में बताया जा चुका है। जो आपकी ये डिनोमिनेटर में जो 1/z - a बड़ा होता है, इसका जो नुमरेटर होता है जो b1 है, ये आपकी रेजिडी कहलाती है z = a पर। तो यानी कि डेफिनेशन जो कहती है वो ये कहती है कि रेजिडी जो होगी z = a पर, वो b1 से जो है वो रिप्रेजेंट होगी। अब ये डेफिनेशन ले लेते हैं। द कोएफिशिएंट of 1/z - a is b1 which is called residue of f(z) at pole z = a। तो z = a वाला जो पोल है उस पर जो रेजिडी कहलाएगी वो 1/z - a का कोएफिशिएंट कहलाएगा, जो कि हमारा b1 है। अब ये हो चुका है b1। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं वेयर रेजिडी, शॉर्ट में RES लिख दीजिएगा, रेजिडी एट z = b1। अब यहाँ पर आइएगा, इस वाले फार्मूले पर आप n की जगह 1 डाल दीजिएगा, n की जगह 1 डाल दीजिएगा, तो b1 = हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन गामा f(z) dz। अब गामा हमारा आर्बिटरी सर्किल है, तो सिंपलिसिटी के लिए हम कोई सा भी सर्किल जो है यहाँ पर मान सकते हैं। अब ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन c कर देते हैं। द सर्किल गामा इज आर्बिटरी एंड may be replaced by contour C containing no singularity except pole at z = a। गामा हमारा आर्बिटरी सर्किल है। इस आर्बिटरी सर्किल को हम किसी कंटूर सी से रिप्लेस कर रहे हैं। उस सी के अंदर जो है हमारा फंक्शन है उसमें कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पोल होना चाहिए, जो z = a पर पोल पहले से ही जो है हमारा चल रहा है। तो b1 के फार्मूले में हो जाता है हमारा सीधे b1 = 1/2 इंटीग्रेशन c f(z) dz, इक्वेशन नंबर 3। अब इस तरह से जो है आपका रेजिडी का सबसे पहला फार्मूला जो है वो तैयार हो चुका है। जो रेजिडी सिखाई जा रही है वो पोल पर सिखाई जा रही है, और पोल पर जो है ऑर्डर का महत्व होता है। अब रेजिडी के जो फार्मूले हैं, उस रेजिडी के फार्मूले को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक पार्ट तो होगा सिंपल पोल के लिए। सिंपल पोल के लिए हम 2 फार्मूले बनाएंगे। एक फार्मूला बनाएंगे हम एम ऑर्डर के पोल के लिए, एक फार्मूला उसके लिए बनाएंगे, और एक बनाएंगे हम जनरल मेथड वाला फार्मूला बनाएंगे, जो हर जगह जो है अप्लाई हो सकता है। अब 4 फार्मूले इस तरह से हम टोटल डेराइव करने वाले हैं। अब ये डाल देते हैं। आर्टिकल 7.2 का पहला पार्ट है रेजिड्यू एट सिंपल पोल। z = a। सिंपल पोल है, एक ऑर्डर हो गया 1, ऑर्डर 1 का जो पोल कहलाता है वो सिंपल पोल कहलाता है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 है। तो लॉरेंट एक्सपेंशन जब खुलेगा ना, तो p1 में z - a आएगा बस अपॉन में, बाकी और कोई टर्म इसमें नहीं आएगी। अब ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ से रेजिडी एट सिंपल पोल z = a है, तो लॉरेंट एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा आपका fz = समेशन n = 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा, और an हो जाएगा z - a to the power n plus b1 upon z - a।
अब ऊपर वाली डेफिनेशन कह रही है जो रेजिडी है वो B1 होती है ना, तो इसमें ना z माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा z माइनस ए एफ जेड इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n z माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 प्लस B1। अब इसमें लिमिट लगा दो z टेंस टू ए, तो ये वाला पद 0 में चला जाएगा तो वैल्यू B1 की आ जाएगी, और B1 हो जाएगी रेजिडी एट z इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट z टेंस टू a z माइनस ए एफ जेड इज इक्वल टू B1। ये B1 आ गया है, तो आप कह सकते हैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख देना, रेजिडी एट z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a z माइनस ए एफ जेड। ये रेजिडी का फार्मूला तैयार आ गया है, पहला फार्मूला तैयार आ गया है। यानी कि अगर आपको z इजिकल टू a सिंपल पोल दिया गया है तो आप सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे लिमिट z टेंस टू a z माइनस ए इंटू एफ जेड। ये फार्मूला तब बहुत फ़ायदेमंद रहता है जब आप फंक्शन में डिनोमिनेटर के फैक्टर कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर कर सकते हैं तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा, बहुत जल्दी जो है रेजिडी तैयार हो जाएगा। अब एक दूसरा फार्मूला निकालते हैं जो एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से आता है। ये नंबर 1, ये इसका फर्स्ट पार्ट डाल लेना, सेकंड पार्ट। ऐसा भी हो सकता है जब पोल आप निकालने जाएंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर हो जाएंगे सिंपली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टर तो हो जाए लेकिन फैक्टर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करें। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि फैक्टर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करें। अब यहाँ पर हम नया फार्मूला डेराइव करने वाले हैं जिसमें हम बीएससी पार्ट 1 के एल हॉस्पिटल के रूल का प्रयोग करेंगे। सेकंड पार्ट में ये मान लीजिएगा लेट एफ जेड इज इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड, फाई जेड अपॉन साई जेड है पोल जेड इज इक्वल टू ए और है सिंपल पोल लिख देता हूँ, है सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू ए। अब ये सिंपल पोल लिख दिया है और सिंपल पोल के लिए फार्मूला निकालने वाले हैं। अब रेजिडी निकालने वाले हैं। अब सिंपल पोल है ना, पोल तो डिनोमिनेटर को जीरो करके आता है, तो यानी कि जो साई ए है वो जीरो होना चाहिए बट फाई ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाई ए अगर जीरो हो गया और साई ए भी जीरो हो गया तो जीरो बटे जीरो हो जाएगा, वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी। लेकिन जो रेजिडी निकलती है ना वो सिर्फ पोल के केस में निकलती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि फाई ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन लिख देते हैं, देयर फाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बट साई ए इज इक्वल टू जीरो। अब पीछे वाला फार्मूला ही लगा देते हैं यहाँ पर, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फार्मूला अपना लिमिट जेड माइनस ए और जेड माइनस ए लिमिट जेड टेंस टू ए, सॉरी लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, तो ये हो जाता है लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए फाई जेड अपॉन साई जेड। अभी नुमरेटर फाई जेड जो था वो ए रखने पर जीरो नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर अब जेड माइनस ए आ चुका है तो ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, तो ये बन गया है इनडिटरमिनेट फॉर्म, जीरो अपॉन जीरो। ये जीरो अपॉन जीरो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। अब इसमें से जेड टेंस टू ए, फाई ए तो जीरो है नहीं तो इसे तो बाहर ले लेते हैं, फाई ए बाहर आ जाएगा और लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए अपॉन फाई जेड। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये जो फॉर्म है ये हमारी जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म जो है बन चुकी है, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन चुकी है बाई एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो फाई ए इक्वल टू हो जाता है लिमिट जेड टेंस टू ए, ऊपर बना जाएगा और नीचे आ जाएगा साई डैश जेड। अब लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा फाई ए अपॉन साई डैश ए। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका फार्मूला बन जाता है।
दूसरा फार्मूला तैयार हो गया है, रेसिडी एट जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाइव ए अपॉन साई डैश ए पढ़ लीजिएगा या ऐसे पढ़ लीजिएगा, फाइव जेड अपॉन डी साई अपॉन डी जेड, और यहाँ पढ़ लीजिएगा जेड इज इक्वल टू ए, किसी भी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो सिंपल पोल निकालने का फार्मूला ये हो गया, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूप हो, ऊपर वाली वैल्यू को फाइव जेड पढ़ना, नीचे वाली वैल्यू को साई जेड पढ़ना, साई जेड का डिफरेंशियल करके साई जेड निकाल देना, और दोनों फाइव जेड में भी और साई डैश जेड में भी एक ही वैल्यू रख देना, और फाइव ए अपॉन साई डैश ए सीधे सीधे आपका रेसिडी का जो फार्मूला है वो तैयार हो जाएगा। हम नंबर 2 लेते हैं। अभी तो हमारा सिंपल पोल था, और सिंपल पोल हमारा तब बनता है जब ऑर्डर हमारा एक होता है। अब हम ऑर्डर m के लिए ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए, अब ब्रैकेट में डाल देते हैं पोल ऑफ ऑर्डर m। ये हायर ऑर्डर के लिए फार्मूला काम करेगा। अब रेसिड्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू ए पर निकालने जा रहे हैं, लेकिन अब जेड इज इक्वल टू ए जो है वो पोल है, और उसका जो ऑर्डर है यहाँ पर m है। अब यहाँ पर हम फार्मूला तैयार करने जा रहे हैं इसके लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। पोल ये दे सकते हैं हम, अब ये है सिंस जेड इज इक्वल टू ए इज पोल ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर m 10। अगर पोल का ऑर्डर m है तो इसका मतलब नीचे z माइनस ए की जो पावर है वो m होनी चाहिए। लेट एफ जेड इज इक्वल टू ऐसे ले लीजिएगा, फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर m, और कंडीशन लगा दीजिएगा वेयर फाइव जेड इज एनालिटिक, फाइव जेड इज एनालिटिक, यानी कि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसके पास कोई भी आपके पास सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। जो सिंगुलरिटी है सिर्फ वो पोल है, और पोल तब आता है जब डिनोमिनेटर को जीरो रखते हैं। तो इसके पास जो पोल है, जो सिंगुलरिटी है वो सिर्फ पोल है जेड इज इक्वल टू ए, और उसमें पावर m चल रही है, तो जिसका ऑर्डर जो है वो m है। अब ये ले लेते हैं, अब स्टैंडर्ड वाला फार्मूला लगा देते हैं, रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हमारा डेफिनेशन से d1 है, d1 इक्वल टू 1/2 पाई आई है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड है, तो ये हो जाता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू डाल दीजिएगा, फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर m और डी जेड। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है जेड माइनस ए इंटीग्रेशन सी की वैल्यू जेड। अब यहाँ पर आप कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगा दीजिएगा बाई कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। आपके पास फार्मूला था 1/2 पाई है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n था, तो फार्मूला आप ले रहे थे एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n फार्मूला ले रहे थे। अब ये फार्मूला जो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, जेड माइनस ए की पावर यहाँ n+1 था, जब पावर में n+1 होता है तो n का डेरिवेटिव होता है, और एक कम करके जो नंबर बनता है उसका फैक्टोरियल होता है। यहाँ देखिएगा पावर में m है, तो f की जगह तो 5 हो जाएगा, है ना, और m पावर चल रही है तो m है, तो ऊपर m-1 है डेरिवेटिव आएगा, और नीचे भी जो है फैक्टोरियल m-1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा f m-1 a अपॉन फैक्टोरियल m-1, f नहीं सॉरी 5m-1 a। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल m-1, यहाँ d m-1 5 अपॉन डी जेड कर दीजिएगा, और बाहर कर दीजिएगा z इज इक्वल टू a। यानी कि अगर रेसिड्यू अब m ऑर्डर का पोल है, रेसिड्यू आप z इक्वल टू a पर निकालना है, तो ध्यान रखना पहले आप फंक्शन को ऐसे लिखोगे, इससे कंपेयर करोगे, फिर 5z आएगा, फिर पोल का ऑर्डर देखोगे, उससे एक कम नंबर लेकर के डिफरेंशिएशन करोगे, और z इक्वल टू a जो भी वैल्यू होगी वो डाल दोगे, और आपकी रेसिड्यू जो है वो हायर ऑर्डर के लिए तैयार हो जाएगी। ये आपका दूसरा फार्मूला तैयार हो गया।
फिर तीसरा रूल, तीसरा रूल है जनरल मेथड। जनरल मेथड, जनरल मेथड फॉर पोल ऑफ एनी ऑर्डर। ये हर जगह लग सकता है, इसके साथ कोई बाउंडेशन हमारे पास नहीं है। ये है पुट z = a + t in fz and expand it in power of t, in power of t where t is very small where t is very small। तो ये कहलाएगी रेजिड्यू एट z = a = कोएफिशिएंट ऑफ 1/t। ये जो वर्किंग रूल है, जो जनरल मेथड है, ये हर क्वेश्चन को तुम्हारे कर सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम की बात यह है, इसमें हमेशा हम नहीं लगाते हैं। इसमें तब लगाते हैं जब हमारा देखिएगा, अगर पोल का ऑर्डर बहुत हाई हो जाता है और फंक्शन बड़ा है, मान लीजिएगा पोल का ऑर्डर 4 है और फंक्शन आपके पास एक बड़ी वैल्यू है, तो अगर आप उसमें 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप 15-20 मिनट आराम के साथ खर्च कर देंगे उसमें, और डिफरेंशिएशन की गलत होने की पूरी चांसेज जो है वो आपकी बनी रहेंगी। तो इस स्थिति में आप जनरल फार्मूला लगाइएगा, और एक्सपेंशन में जो लगेगा वो टाइम लगेगा, और बाकी जो 1/t का कोएफिशिएंट होगा वो आपकी रेजिड्यू जो है वो तैयार हो जाएगी। अब ये हो जाता है, ये जनरल मेथड हो गया है आपका, जो किसी भी फार्मूले के लिए लगाया जा सकता है। अब इसमें सबसे एक चीज और होती है, नंबर 4, रेजिड्यू एट z = इंफिनिटी। z = इंफिनिटी की जो रेजिड्यू है वो ये होती है, रेजिड्यू एट z = इंफिनिटी इज डिफाइंड बाय, फार्मूला होता है इसका -1/2πi इंटीग्रेशन c fz dz। ये हमारा फार्मूला है, रेजिड्यू एट z = इंफिनिटी का फार्मूला है, और इसका जो तरीका होता है निकालने का वो बिल्कुल अलग तरीका होता है इसमें। अब वर्किंग रूल, इसे निकालने का तरीका है, एक तरीका तो यह है, नंबर 1, रेजिड्यू एट z = इनफाइनाइट लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस z fz। एक फार्मूला आपका ये होता है, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, और दूसरा तरीका होता है रेजिड्यू ऑफ fz एट z = इनफाइनाइट is negative coefficient of 1/z in expansion of fz। जब इन्फिनिटी पर z = इंफिनिटी पर अगर आप रेजिड्यू निकालने जा रहे हैं तो आप 2 फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। एक तो पहला फार्मूला है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, और ये रेजिड्यू एट z = इनफाइनाइट अगर आप लगाएंगे तो आप फार्मूला लगा देंगे लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस z fz। ये फार्मूला तब ज़्यादा फायदेमंद होता है जहाँ पर आप फैक्टर कर सकते हैं। दूसरा ये जनरल मेथड है, रेजिड्यू ऑफ fz z = इनफाइनाइट इज नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ 1/z इन द एक्सपेंशन ऑफ fz। यानी कि fz का अगर आप एक्सपेंशन खोलते हैं और उसमें जो कोएफिशिएंट 1/z का मिलता है उसके साथ आप नेगेटिव अगर लगा देंगे तो वो जो है हमारा जो है रेजिड्यू एट z = इनफाइनाइट आ जाएगी। ये जनरल मेथड है, ये तब काम बढ़िया करता है जहाँ पर फैक्टर करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। अब ये फार्मूले हमारे हो चुके हैं रेजिड्यू के, अब रेजिड्यू के फार्मूले हमारे पास हो चुके हैं, अब हम इन पर जो है रेजिड्यू के फार्मूलों पर काम करना शुरू करते हैं।
अब रेजिडी में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा, जब वो एग्जाम्पल आप करेंगे तो आप एग्जाम्पल में बुक की हेल्प मत लीजिएगा। जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरह से आप एग्जाम्पल करेंगे। यह लिखेगा एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A में है पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेसिड्यू टू 1/z² प्लस a² का होल स्क्वायर एट z = i। अब यहाँ पर मैं जो आपको रेजिडी निकालना सिखा रहा हूँ, उस रेजिडी निकालने को आप ढंग से सीख लेना, यानी कि इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी मेहनत कर लेना। तो इस एक्सरसाइज में अगर एक बार फार्मूले पर आपका हाथ सेट हो जाएगा तो अगली एक्सरसाइज जब हम 2-3 एक्सरसाइज करने जाएंगे तो उसमें रेजिडी का आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट भी जो है वो मार सकते हैं। यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन ढंग से लगाऊंगा, फाइंड द रेजिडी एट, इसे फंक्शन ले लीजिएगा, लेट fz = 1/z² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब से जो आपसे पूछी गई है रेजिडी एट z = i पूछी गई है, हम सिखा रहे हैं कि रेजिडी पोल पर होती है, तो आप पोल को अपने सामने लाइएगा, पोल का ऑर्डर सामने लाइएगा और डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/z प्लस ia का होल स्क्वायर और यहाँ z माइनस ia का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा जो रेजिडी आपसे पूछी गई है वो z = ia पे पूछी गई है, वो यहाँ से मिलेगा जब 0 रखेंगे, तो z माइनस ia को जब 0 रखेंगे तो z = ia हो जाएगा, तो वो पोल बन जाएगा। और देखिएगा पावर में क्या है, 2 है, तो यानी कि पोल हो गया इसका ऑर्डर 2 का। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, चूँकि z = ia इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब यहाँ पर आपको पता चल गया है कि z = ia जो है वो 2 ऑर्डर का पोल है। अब हायर ऑर्डर के पोल के लिए डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला जो है हमें लगाना होता है। अब देखिएगा मैं कैसे बदल रहा हूँ, जिस टर्म से आपने पोल बनाया है उसे छोड़ करके बाकी सब, जिस टर्म से आपने डिनोमिनेटर की, जिस टर्म से आपने पोल बनाया उसे छोड़ दीजिएगा और बाकी जितनी भी वैल्यू है वो ले जाइएगा 5z में। आप ऐसे लिखते हैं, लेट fz = 5z/z माइनस ia का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा मैंने किस तरह से लिखा है, fz को मैंने लिखा है 5z/z माइनस a का होल स्क्वायर। तो z माइनस a का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है और ऊपर 5z पड़ा हुआ है, 5z मेरा एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, उसे z = ia से जो है कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है ना। अब 5z हो जाता है, अब 5z की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, 5z = 1/z प्लस ia का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो मेरा z = ia पोल है उसका ऑर्डर जो है वो 2 है। अभी फार्मूला ऑर्डर m के लिए लिखाया गया था और उसमें m-1 बार डिफरेंशिएशन हो रहा था और फैक्टोरियल m-1 था, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, रेजिडी एट z = ia = 1/फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, d5/dz हो जाएगा और z = ia हो जाएगा। तो d5/dz जब आप करेंगे तो ये -2/z प्लस ia की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ z = ia हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 ia आ जाइए 2ia हो जाएगा, 8 आ जाएगा, i³ आ जाएगा और a³ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस का i आ जाएगा, 4 हो जाएगा, i की पावर 4 हो जाएगी, a³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -i/4 a³। और आपकी जो रेजिडी है वो रेजिडी आपके सामने तैयार हो चुकी है। तो रेजिडी बनी आपकी -i/4 a³। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक ही है, एक ही जगह अगर आप स्मॉल ए की जगह अगर 1 रख देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा। ये होमवर्क में है। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में है फाइंड द रेजिड्यू ऑफ z³ z-1 z-2 z-3 एट 1 2 3। अब जो फंक्शन आपको दे रखा है उसमें आपसे रेजिडी पूछी गई है, 1 पर पूछी गई है, 2 पर पूछी गई है, 3 पर पूछी गई है। देखिएगा
ये आपको पोल जेड इजिकल टू 1 देगा, अगला ब्रैकेट आपको पोल जेड इजिकल टू 2 देगा, उससे अगला ब्रैकेट आपको पोल जेड इजिकल टू 3 देगा। तीनों की पावर 1 है तो सिंपल पोल हुआ, सीधे सीधे। अब ऐसे लिख लेते हैं हम, इसे एफ जेड में डाल देते हैं। एफ जेड इजिकल टू है जेड क्यू अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, क्योंकि जेड इजिकल टू 1, 2, 3 आर सिंपल पोल। जेड इजिकल टू 1, 2, 3 जो है वो तीनों सिंपल पोल हैं, है ना। जब ये सिंपल पोल हैं तो आपको जो है इसमें और डिनोमिनेटर में दिखेगा फैक्टर पड़े हुए हैं, तो आपको लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड वाला फार्मूला अगर लगाएंगे तो सबसे जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाता है रेसिड्यू एफ जेड इजिकल टू 1 इजिकल टू लिमिट जेड टेंस टू 1 हो जाएगा और जेड माइनस 1 एफ जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 1। अब देखिएगा जेड माइनस 1 एफ जेड है तो जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा जेड क्यू अपॉन जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। अब लिमिट रख दीजिएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2, तो आपकी रेसिडी आ चुकी है 1/2। देखिएगा कितना सिंपल है रेसिडी निकालना। ऐसे ही जब रेसिडी आप जेड इजिकल टू 2 लेने जाएंगे तो आप यूज़ करेंगे लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड माइनस 2 एफ जेड। एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फिर आप लेने जाएंगे रेसिड्यू एट जेड इजिकल टू 3, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 3 हो जाएगा जेड माइनस 3 एफ जेड। अब तीसरी वैल्यू जो है आपकी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जो हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है इवैल्यूएट रेसिड्यू और इसमें करेक्शन है बेटा जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एट जेड इजिकल टू 1, 2, 3 एंड इंफिनिटी and show that their sum is 0. Their sum is 0, ये आपको प्रूव करना है। और एक बात ध्यान रखना, इन्फिनिटी अगर पोल होता है ना तो उसका ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता है। अगर इन्फिनिटी की लिए बात कर रहे हैं तो उसका फार्मूला भी अलग है, तो उसके लिए कोई पोल का ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता। बस सिर्फ पोल रेसिड्यू जेड इजिकल टू इनफाइनाइट बोल दीजिएगा तो उतना ही काफ़ी है। अब देखिएगा रेसिड्यू कहाँ पर निकालनी है, 1, 2 और 3 पर। जेड माइनस 1 की भी एक घात है, जेड माइनस 2 की भी एक घात है, जेड माइनस 3 की भी एक घात है, तो ये हमारे सिंपल पोल हो गए। जब आप एफ जेड करेंगे लेफ्ट एफ जेड इजिकल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 जेड इजिकल टू 1, 2, 3 और सिंपल पोल आपकी सिंपल पोल है। तो जब आप रेसिड्यू जेड इजिकल टू 1 लेंगे तो आप फार्मूला लगाएंगे लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1 एफ जेड। पहली रेसिड्यू आ जाएगी, फिर आप रेसिड्यू जेड इजिकल टू 2 लगाएंगे तो फार्मूला लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड माइनस 2 एफ जेड हो जाएगा। फिर आप रेसिड्यू जेड इजिकल टू 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 3 जेड माइनस 3 और एफ जेड। इस तरह से आपकी 3 रेसिड्यू आ गई हैं। और जब फैक्टर पड़े हुए हैं इन्फिनिटी में भी हम फार्मूला ये अलग तरीके का लगाएंगे जो हमने पहला रूल लिखाया था। रेसिड्यू जेड इजिकल टू इनफाइनाइट में आ जाएगा लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ हो जाएगा माइनस का जेड एफ जेड। तो ये माइनस हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। एफ जेड की वैल्यू देख लीजिएगा, ऊपर जेड क्यूब हो जाएगी, नीचे जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड क्यूब काट दीजिएगा, 1 माइनस 1 अपॉन जेड आएगा, 1 माइनस 2 अपॉन जेड आएगा, 1 माइनस 3 अपॉन जेड आएगा। ये सब टर्म जीरो में चली जाएंगी आपकी, 1 1 1 और एक माइनस बाहर है तो रेसिड्यू आ जाएगी आपकी माइनस के बाद। और फिर क्वेश्चन में आगे क्या आ गया है कि कहा गया है कि सम ऑफ रेसिड्यू जो है वो 0 है ना। सम ऑफ रेसिड्यू है तो जितनी भी रेसिड्यू है सबको जोड़ दीजिएगा और आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर यह है सम ऑफ रेसिड्यू, इन सबको जोड़ दीजिएगा और आपकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी।
ये आपका 4th क्वेश्चन था। अब देखिएगा 5वें क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक होने जा रहा है। फाइंड द रेजिड्यू, फाइंड द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट, एफ जेड इज इक्वल टू है कॉट जेड कॉट हाइपरबोलिक जेड अपॉन जेड क्यूब। और सेकंड पार्ट में है एफ जेड इज इक्वल टू कॉसेक जेड इंटू कॉसेक हाइपरबोलिक जेड अपॉन जेड क्यूब। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसा आपसे रेजिड्यू जेड इक्वल टू 0 पर पूछी हुई है, तो जेड इक्वल टू 0 देने वाला फैक्टर तो डिनोमिनेटर में जेड होना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा जेड की पावर 3 पड़ी हुई है, तो जेड की पावर 3 अगर पड़ी हुई है तो इसका मतलब कूद करके इस नतीजे पर मत पहुँच जाइएगा कि जेड इक्वल टू 0 जो है वो मेरा पोल है और उसका ऑर्डर 3 है। हाँ, ये ध्यान से रखना। यहाँ पर ऊपर कॉट जेड है और कॉट हाइपरबोलिक जेड है। कॉट 0 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, तो ऊपर भी इनफाइनाइट बन रहा है ना। और डिनोमिनेटर में जब ऊपर 1/0 जाएगा तो वो भी इनफाइनाइट बनेगा। तो कॉट जेड और कॉट हाइपरबोलिक जेड दोनों के पास 1/z का एक्सपेंशन होगा। जब एक्सपेंशन खोलेंगे इसमें तो 1/z आएगा। तो जब इसमें एक्सपेंशन में 1/z आएगा तो आपको ध्यान ये रखना है, बिल्कुल ये मत देख लेना कि जेड की पावर 3 देखी और सीधे सीधे यूँ कहते हैं कि नहीं जी तो इसका ऑर्डर 3 और फार्मूला लगाने बैठ गए। नहीं, ये एक्सपेंशन से करेंगे। ये अब हम जनरल मेथड से करेंगे। अब जनरल मेथड में जेड इक्वल टू ए पर पोल देख रहे थे तो ए प्लस टी रख रहे थे। अब यहाँ पर रेजिड्यू जो है जेड इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं तो 0 प्लस टी रखेंगे, है ना, 0 प्लस टी। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे। अब हम सॉल्यूशन में देखिएगा फर्स्ट पार्ट, एफ जेड इज इक्वल टू कॉट जेड कॉट हाइपरबोलिक जेड अपॉन जेड क्यूब। जब एक्सपेंशन हो जाएगा ना तो एक्सपेंशन होने के बाद आपको पता लगेगा कि जेड इज इक्वल टू 0 का जो पोल है वो क्या होना चाहिए था। अब देखना कितना पोल बैठेगा इसका। कॉट जेड का एक्सपेंशन आपको नहीं याद है, कॉट हाइपरबोलिक जेड का एक्सपेंशन आपको याद नहीं है। साइन कॉस में तोड़ो आप इसे। एफ जेड इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा कॉस जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड अपॉन जेड क्यूब साइन जेड साइन हाइपरबोलिक जेड। अब एक्सपेंशन बोलिएगा इसका, कॉस जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस जेड की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। कॉस हाइपरबोलिक जेड में सारे प्लस हो जाएंगे। 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस जेड की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट। अब यहाँ जेड क्यूब है, साइन जेड है, इसे खोल दीजिएगा। जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। साइन हाइपरबोलिक जेड में भी हो जाएगा जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 जेड की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका एक्सपेंशन जो आ चुका है। अब देखिएगा सब में ना बाइनोमियल का तरीका बनाना है ना, 1 प्लस वाला। देखो ऊपर तो 1 ही है, यहाँ पे ना जेड की एक पावर आ जाएगी, एक की जेड पावर यहाँ से आ जाएगी, तो इसे बिल्कुल अलग कर लेना। ये हो गई 1/z की पावर 5, 1/z की पावर 5। अब और कहीं 1 में जेड नहीं आने का, तो देखो ये पोल बैठेगा ना जेड इक्वल टू 0 का, तो इसका ऑर्डर 5 बैठेगा। सोचो 5 अगर पोल है तो इसका 4 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो 4 बार डिफरेंशियल करने की हिम्मत तो है नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि जनरल मेथड अप्लाई कर देना चाहिए। यानी कि जहाँ पर ऑर्डर बहुत बड़ा हो या डिफरेंशिएशन भारी पड़ रहा हो तो वहाँ पर अगर आप जनरल मेथड अप्लाई कर देंगे तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। जनरल मेथड में जो रेजिडी निकल के आएगी वो कॉफिशिएंट ऑफ माइनस का 1/z होगी, है ना। क्या होगी? कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, मैं उसमें चला गया था रेजिडी में। जो 1/z का कॉफिशिएंट बैठेगा वो आपका जो है रेजिडी बनेगा। तो नीचे मेरी z की पावर 5 आ चुकी है,
तो मुझे ध्यान देना होगा जेड की पावर 4 कहाँ बनेगी। सारी पावर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मुझे उन चीज़ों पर ध्यान देना है जहाँ जेड की पावर 4 बनेगी। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, अब हायर पावर में छोड़ने वाला हूँ यहाँ, ऊपर देख लीजिएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 का 2 प्लस जेड की पावर 4 बटे 24। अब देखिएगा जेड की पावर 4 से ऊपर जो होंगी ना उन्हें मैं लेने का ही नहीं, और यहाँ भी 1 प्लस जेड स्क्वायर बटे 2 प्लस जेड की पावर 4 बटे 24 एंड सो ऑन। नीचे भी ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा बटे में 6 आ जाएगा प्लस जेड की पावर 5 बटे 120 आ जाएगा एंड सो ऑन। और यहाँ पर 1 प्लस जेड स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 का 6 और प्लस जेड की पावर 4 बटे 120 एंड सो ऑन। ये देखिएगा अब नीचे जेड की पावर 5 थी ना, है ना, जेड की पावर 5 डिनोमिनेटर में है, मुझे 1/z चाहिए, तो मुझे ध्यान केंद्रित करना है मेरी जेड की पावर 4 कहाँ आएगी। तो देखो जेड की पावर 4 से आगे की अगर कहीं भी मिलेगी ना तो मैं उसे छोड़ता चलूँगा। जेड की पावर 5, अब देख लीजिएगा ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस इसकी जेड स्क्वायर बाई 2 इसकी इस 1 से, तो ये हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2, ये कट जाएंगे। अब देखिएगा जेड की पावर 4 इस 1 की इससे, जेड की पावर 4 बटे 24 इस 1 की इस वाले से प्लस जेड की पावर 4 बटे 24। अब जेड स्क्वायर वाले की जेड स्क्वायर वाले से होगी तो अभी जेड की पावर 4 बनेगा माइनस जेड की पावर 4 बटे 2 दूनी 4 एंड सो ऑन। ऐसे डिनोमिनेटर में देख लीजिएगा 1 की 1 से हो जाएगी, जेड स्क्वायर बाई 6 आएगा माइनस में जेड स्क्वायर बाई 6 आएगा। अब जेड की पावर 4 की 120 की इससे हो जाएगी, प्लस जेड की पावर 4 बटे 120 प्लस जेड की पावर 4 बटे 120। अब जेड स्क्वायर की जेड स्क्वायर से तो माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन 36 डॉट डॉट। एक्सपेंशन वाला मेथड बहुत बढ़िया होता है, बड़े से बड़े पोल को ये सॉल्व कर सकता है, लेकिन बस क्या है थोड़ी सी आपको मेहनत इसमें करनी पड़ती है। अब देख लीजिएगा ऊपर कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 1/z की पावर 5 1 हो जाएगा और z की पावर में 1/12 आ गया, उधर हो गया 1/4 12 माइनस 4 दिया 12, 1 में से 3 जाएंगे माइनस 2/12 यानी कि माइनस का 1/6, तो ये हो जाएगा माइनस जेड की पावर 4/6 एंड सो ऑन। और नीचे देख लीजिएगा ये टर्म आपकी कट गई है, अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 90 1 माइनस जेड की पावर 4/90 एंड सो ऑन। अब इसे ऊपर ले जाइएगा 1/z की पावर 5 1 माइनस जेड की पावर 4/6 डॉट डॉट 1 माइनस जेड की पावर 4/90 एंड डॉट डॉट पावर माइनस का 1। अब ध्यान दीजिएगा जेड की पावर 4 से आगे लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस पावर -1 है ना तो अंदर लेकर के बाइनोमियल लगा दीजिएगा, बस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 1/z टू दी पावर 5 1 माइनस जेड टू दी पावर 4/6 डॉट डॉट 1 प्लस जेड टू दी पावर 4/90, तो ये हो जाएगा 1/z टू दी पावर 5 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से 1 और प्लस जेड की पावर 4/90 आएगा माइनस जेड की पावर 4/6 आएगा एंड सो 6 हो गया है और 90 हो गया है, तो ये 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/90 14/90 यानी कि माइनस का 7/45। तो 1/z टू दी पावर 5 7 जेड की पावर 4/45 डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा 1/z की पावर 5 माइनस 7/45 और 1/z एंड सो ऑन। और जो भी 1/z का कोफिशिएंट होगा वो आपकी रेसिड्यू बन जाएगी। तो रेसिड्यू एट z = 0 = कोफिशिएंट ऑफ 1/z = आंसर बनेगा माइनस का 7/45। इस तरह से आपने देखा है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बड़े से बड़े सवाल को भी सिंपली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जब आप सेकंड पार्ट करने जाएंगे तो सेकंड पार्ट में fz = है cosec z cosec हाइपरबोलिक z अपॉन z क्यूब।
तो एफ जेड इक्वल टू आप ऐसे पढ़ेंगे ना, 1/z³ हो जाएगा, साइन जेड हो जाएगा और साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। तो इसे भी फर्स्ट पार्ट की तरह से एक्सपेंशन कर दीजिएगा, इसमें न्यूमरेटर है ही नहीं, तो जो भी वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में ऊपर चली जाएगी और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। उसी तरह से देखिएगा 6 क्वेश्चन में है, फाइंड द पोल्स ऑफ एफ जेड। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 4 है, जेड क्यूब है, प्लस का 2 जेड स्क्वायर है और प्लस का 2 जेड है, एंड डिटरमाइन द रेजिड्यू एट दीज पोल्स। अब सारों पर निकालने हैं, है ना, फंक्शन के जितने भी पोल्स हैं, फंक्शन के जितने भी पोल्स हैं वो सारे निकालने हैं और सबका जो है रेजिड्यू निकालनी है। अब देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं हम पोल्स आर गिवन बाई, पोल्स आर गिवन बाई, तो z³ प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड इक्वल टू 0। पोल्स निकालने हैं तो आप डिनोमिनेटर को 0 में डाल देंगे, तो यहाँ से z कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा z, इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा, जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 और प्लस का 1 अलग कर लीजिएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा z इंटू जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब प्लस के 1 को आप 0 रखेंगे तो उधर जाकर के माइनस का 1 लेंगे और अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस माइनस आई, तो z इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई। सही है ना, ये आपके पोल्स आ गए हैं। देखिएगा कोई भी 2 बार नहीं आया है, तो ऑल आर सिंपल पोल्स, सबका ऑर्डर बना रहा है, ऑल आर सिंपल पोल, है ना। अब आपके आप फैक्टर बन चुके हैं। अब ऐसे समझिए ना, जैसे बच्चों को 10वीं क्लास में सिखाया जाता है, अगर किसी इक्वेशन के फैक्टर अल्फा और बीटा आ रहा है तो उसकी इक्वेशन बनती है जेड एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये आप एफ जेड को लिखिएगा आपका, तो एफ जेड इक्वल टू आप लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे। अब इसको जब 0 रखा था तो फैक्टर ये आए थे, अब एक फैक्टर यहाँ से जेड बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा जेड, माइनस कर देंगे जेड प्लस 1 माइनस आई बन जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो जेड प्लस 1 प्लस आई बन जाएगा, है ना। अब तीनों आपने अब फैक्टर बन गए हैं, और जब फैक्टर बन गए हैं तो इसमें पहले वाले फार्मूले का जो रेजिड्यू बताई गई थी सिंपल पोल की, उसका पहला वाला पार्ट लगाना जो है सबसे फायदेमंद रहता है। अब इसमें आप ये लिखेंगे रेजिड्यू आप जेड इक्वल टू 0 लिखेंगे तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जेड माइनस 0 एफ जेड हो जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, बाकी की जगह 0 रख करके सॉल्व कर लेंगे। जब रेजिड्यू आप जेड इक्वल टू लेंगे इस वाले पोल पर माइनस 1 प्लस आई का, तो ये लिमिट हो जाएगा जेड टेंड्स टू माइनस 1 प्लस आई और जेड प्लस 1 माइनस आई इंटू एफ जेड, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप रेजिड्यू लेंगे जेड इक्वल टू माइनस 1 माइनस आई पर, तो लिमिट हो जाएगी जेड टेंड्स टू माइनस 1 माइनस आई और फैक्टर बन जाएगा जेड प्लस 1 प्लस आई इंटू एफ जेड डॉट डॉट। अब जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फैक्टर डिनोमिनेटर में से कट जाएगा, बाकी की वैल्यू रख देंगे। और 11वीं क्लास में जैसे छोटे बच्चे सॉल्व करते हैं उस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, आई को नीचे नहीं छोड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिटरमाइन द पोल एंड द रेजिड्यू ऑफ दीज पोल्स। इसने 4 पार्ट दे रखे हैं, सबका पोल निकालना है और सब पर जो है रेजिड्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में तो यह है जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। थर्ड पार्ट कॉट जेड है और फोर्थ पार्ट साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर, साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर है। सब पर आपको वो निकालने हैं। आप देखिएगा सॉल्यूशन में जब आप फर्स्ट पार्ट करने जाएंगे तो एफ जेड इक्वल टू ले लेंगे जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो जेड माइनस 1 है, पावर में 2 है, तो सिंपल डायरेक्ट कह दो जेड इक्वल टू 1 इज होल
ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का पोल हो गया तो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे लिख देंगे एफ जेड इक्वल टू 5z अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह 5z इक्वल टू हो जाएगा जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा डी फाइव अपॉन डी जेड और जेड इक्वल टू 1। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2z प्लस 1 आ जाएगा, जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 और 2 4, 2 दूनी 4। आपकी रेसिडी जो है वो यहाँ पर जो है 4 प्राप्त हो जाएगी। रेसिडी जेड इक्वल टू 1 पर देख रहे हैं ना, तो रेसिडी जो है आपकी 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू जेड प्लस 1, तो रेसिडी जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। पोल पर अब सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में आप एफ जेड इक्वल टू लेंगे 2z प्लस 1 लेंगे और नीचे जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप इसके फैक्टर जो है वो कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2z प्लस 1, 2z प्लस 1 और ये हो जाएगा जेड माइनस का 2 हो जाएगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिएगा दोनों की एक एक पावर आई है, तो जेड इक्वल टू एक तो -1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, दोनों की एक ही पावर है, तो ये हो जाएंगे हमारे सिंपल पोल, ये हमारे सिंपल पोल हो गए। तो जब आप रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू -1 लेने जाएंगे तो आप लगाएंगे लिमिट जेड टेंड्स टू -1 जेड प्लस 1 और एफ जेड, सिंपल पोल के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। रेसिड्यू जब जेड इक्वल टू 2 लेने जाएंगे तो लिमिट जेड टेंड्स टू 2 लगाएंगे और जेड माइनस 2 एफ जेड, और इसकी वैल्यू जो है आराम के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। ये वैल्यू जो है आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, है ना, 1 पर भी कैलकुलेट हो गई, जेड पर भी कैलकुलेट हो गई। थर्ड पार्ट में देखिएगा एफ जेड इक्वल टू है कॉस जेड, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो आप लिखेंगे कॉस जेड अपॉन साइन जेड, कॉस जेड अपॉन साइन जेड लिखेंगे, है ना। और पोल्स आर गिवन बाय, पोल्स आर गिवन बाय साइन जेड इक्वल टू 0 लिखेंगे, इक्वल टू साइन एन पाई लिखेंगे, तो यहाँ से जेड इक्वल टू आ जाएगा एन पाई और एन इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। अब देखिएगा इसमें से जो भी आएगा ना, इसमें से जो भी आएगा वो सिर्फ एक ही बार आएगा। जैसे 0 रखेंगे तो 0 एक बार आएगा, प्लस का पाई एक बार आएगा और 2 पाई एक बार आएगा, सब एक ही बार आएंगे यहाँ। और साइन जेड इक्वल टू 0 है ना, तो साइन एन पाई हो गया, साइन जेड इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस माइनस पाई आई हो जाएगा। और यहाँ साइन जेड इक्वल टू 0 है, कॉस जेड साइन जेड, जेड इक्वल टू 0, और सिंपल पोल। अब यहाँ ना ढेर सारे पोल, डिनोमिनेटर ने ढेर सारे पोल दिए हैं, तो इनके फैक्टर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो जो रेसिड्यू का पहले वाले का सेकंड पार्ट बताया था पाई अपॉन साइड एज ए वाला, वो फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। ऑल आर सिंपल पोल आप ऐसे लिखिएगा, लेट एफ जेड इक्वल टू 5z अपॉन साई जेड, देहर 5z की वैल्यू कॉस जेड हो जाएगी और साई जेड जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी साइन जेड, पाई अपॉन साइन का रूप लिख लीजिएगा। अब रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इसी पे ले लीजिएगा एन पाई, सिंपल पोल है तो आप ऊपर लिखेंगे 5 जेड, नीचे साइड है जेड लिखेंगे और जेड इक्वल टू एन पाई, ये हो जाएगा कॉस जेड और यहाँ पर साइन जेड हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस जेड हो जाएगा और जेड इक्वल टू एन पाई, कॉस जेड से कॉस जेड कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1। अब देहर एन इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 डॉट डॉट, तो जितने भी पोल आए हैं सब पर जो रेसिड्यू है वो जेड इक्वल टू 1 आ जाएगी। चौथा पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट में एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर है,
एफ जेड इक्वल टू है साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर। अब फिर देखिएगा जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में ना जेड स्क्वायर है, तो कोई कहने लगे कि मेरा जेड इक्वल टू 0 पोल है, उसका ऑर्डर 2 है, तो ये गलत होगा, क्योंकि देखिएगा ऊपर साइन जेड पड़ा है और जेड की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 पर पोल नहीं आता है, फिर वो लिमिट का केस बनता है। तो पहले आप साइन जेड का एक्सपेंशन कर लीजिएगा। एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर साइन जेड का जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो एफ जेड इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन जेड आ जाएगा माइनस के जेड अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो। अब देखिएगा अब ये जो आया है ना, इसकी कंपेयर करिएगा लॉरेंट सीरीज से। तो लॉरेंट सीरीज में जिसमें जेड की पॉजिटिव पावर होती है उनसे तो आपको कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा 1 अपॉन जेड है ना, तो जेड में से 0 घट रहा है, तो 0 पोल हो गया और पावर एक ही है, तो ये सिंपल पोल हो गया। अब आप ये कह सकते हैं जेड इक्वल टू 0 इज सिंपल पोल। अब सिंपल पोल का जो फार्मूला है वो आपके सामने आ चुका है, अब सिंपल पोल है। अब आप इसमें ये लगा सकते हैं रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड माइनस 0 एफ जेड, ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड एफ जेड की वैल्यू एक्सपेंशन वाली यूज कर लेना 1 अपॉन जेड माइनस जेड अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, तो वैल्यू आ जाएगी 1। इस प्रकार से जो रेजिडी है पोल तो जेड इक्वल टू 0 आया, सिंपल पोल आया, और रेजिडी जो है जेड इक्वल टू 1 पर आ गई है, ठीक है ना। अब ये एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे, ये 7 क्वेश्चन जो है मैं प्रूव कर चुका हूँ, है ना, सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। अब आप इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 255 पर है, ये होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क है, और यहाँ बता देता हूँ जो एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे इसका ओरिजिनल मेथड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 का एलिटर मेथड करना एक्सपेंशन का है, ओरिजिनल मेथड अगर करेंगे तो डिफरेंशिएशन करते करते ना परेशान हो जाएंगे, है ना। आप वो मेथड करना एलिटर वाला, ये एक्सपेंशन है। एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6 सब यही है, और फिर जितने भी सवाल हैं जेड क्यूब है, फिर उसके बाद ये है, फिर पेज नंबर इस पर जो है, अब जैसे पेज नंबर 263 है, पेज नंबर 263 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें है फाइंड रेजिड्यू ऑफ जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर वो जो है रेजिडी हमसे पूछ रहा है ना, रेजिडी इनफाइनाइट पूछ रहा है यहाँ से। तो अब यहाँ से जो है आप इस तरह से लगाइएगा एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें अगर तुम कहने लगोगे ना कि हम लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट और माइनस जेड एफ जेड का फार्मूला लगा देंगे, तो वो फार्मूला यहाँ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जब अगर आप जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में जेड की पावर 4 बन जाएगी और डिनोमिनेटर में जेड की पावर 2 है, तो जब हम काटेंगे तो जेड स्क्वायर बच जाएगा, तो रेजिडी का आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन रेजिडी जो है ना, रेजिडी एक फाइनाइट क्वान्टिटी होती है, तो मेथड गलत हो जाएगा, तो आप एक्सपेंशन वाला वो लगा दीजिएगा तरीका। तो यानी कि आप इसमें ऐसे करेंगे जेड क्यूब करेंगे अपॉन में जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1, ये 3 पावर जो है वो कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा जेड 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4, तो ये हो जाएगा जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब। एफ जेड को एक्सपेंशन से खोल दिया है, एफ जेड को एक्सपेंशन से खोल दिया। अब आप फार्मूला लगाएंगे रेजिडी एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस और कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, तो ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 1। इस तरह से आपने जो रेजिडी है वो देख ली है, रेजिडी जेड इक्वल टू इनफाइनाइट में निकाल दी है, आंसर आ जाएगा -1। जितने भी मेथड आपको 4-5 जो है वीडियो के स्टार्टिंग में रूल सिखाए गए थे, वो सारे रूल जो है आपके पूरे हो चुके हैं। अब आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें आपको सबको रेजिडी से आंसर निकालने पड़ेंगे, तो इसलिए रेजिडी का आपका परफेक्ट होना जरूरी है।